तो कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति हो गई, कैसे जीवों का नामकरण हुआ, उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पे किस तरीके से नाम रखे गए, आदि बहुत सारी चीजें कल हम लोगों ने जानी। आज हम जानेंगे किस तरीके से प्राणियों के उत्पत्ति हुई, क्योंकि जब प्रकृति से पंचभूत बन गया तो अब पंचभूत से तो काम चलेगा नहीं, उत्पत्ति भी तो होनी पड़ेगी ना। तो वो कैसे हुई तो आज जानेंगे। देखिए, प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। तो यहाँ क्या आया है, इह इस संसार में ये शाम भूतानाम, जिन मनुष्यों का, वर्णस्त्र मनुष्यों का, यादृशम कर्म, जैसा कर्म, कीर्तितम वेदों में कहा है, तत् माने उसे, यथा वैसे ही, क्रम योगम जीवों को की एक निश्चित प्रक्रिया रहती है, आप लोगों को मैं कहूंगा। यानी कुल मिला के बात इतनी है कि जैसा क्रम वेदों में कहा है वैसा क्रम बोलेंगे। अब देखिए बगल में राइट हैंड साइड पे लिखा है जरायु जीव, उसको देखिए, लिखा है ना जरायु जीव, उसको देखिए ध्यान से क्या लिखा है। क्या लिखा है, पशवाह ग्राम में पशु गौ आदि, मृगाह अहिंसक वृत्ति वाले वन्य पशु हिरण आदि, उभयोदतः व्यालाह दोनों और दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु सिंह आदि, दोनों दांत होते हैं ना, केनाइन टेस्ट जिनको बोलते हैं, व्राग आदि, तथा राक्षस पिशाच तथा मनुष्य, ये सब जरायु अर्थात झिल्ली से पैदा होते हैं। क्या बोला, राक्षस पिशाच क्या है कि अलग से कोई जीव नहीं है, ये सब मनुष्य। देखिए यहाँ शब्द क्या आया है, राक्षस पिशाच तथा मनुष्य। तो इसमें राक्षस पिशाच को अलग से क्यों करके बोला, क्योंकि राक्षस पिशाच के बारे में मनुस्मृति की भूमिका में बता दिया था पहले ही कि जो प्राणी कच्चा मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं, उनकी राक्षस पिशाच संख्या होती है। ठीक है, यानी ये राक्षस आदि आसमान से नहीं आते हैं, इसी मनुष्यों के वर्ग से लोग राक्षस पिशाच बनते हैं, जैसे रावण हो गया था, असुर दैत्य आदि सब। यानी कुल मिला के क्या जाना कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जैसे बालक के पेट में, जैसे बालक जो है माता के पेट में पैदा होता है, ठीक है, 9 महीने का प्रसव काल होता है, फिर झिल्ली से जो है बालक निकलता है। आप लोग सब लोग जानते हैं, किसी ने गाय आदि को, बछड़े को जन्म देता देखा होगा तो जान जाएंगे किस तरीके से झिल्ली आदि से पैदा होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनका प्रोसेस एक है पैदा करने का, ये सारे जीव जो हैं ये झिल्ली से पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य का प्रसव है वैसे ही उनका प्रसव होता है। अब इसके बाद आता है कि अंडज जीव, हम अंडे वाले पैदा होते हैं। देखिए, पक्षी, सांप, मगरमच्छ, मगरमच्छ को क्या कहते हैं संस्कृत में, नृकाह, नृक, नक्राह, नक्रा माने मगरमच्छ, मत्स्य मछलियां, कश्यपः कछुए, एवं इसी प्रकार के स्थल स्थल आदि जो जीव हैं, ठीक है, स्थल आदि जो जीव हैं, जो भूमि और जल दोनों में भी रहते हैं, और साथ में जो स्थलधारी हैं वो जल में रहने वाले जीव हैं। औदकानी अर्थात जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब अंडज अर्थात अंडे से पैदा होते हैं। यानी जितने भी जीव जो जलीय हैं, साथ में जो सरीसृप आदि हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, ये सारे जीव अंडे से पैदा होते हैं। कौन कौन, पक्षी, सांप, मगरमच्छ, नृकाह मगरमच्छ, और मछली, कश्यप, कछुआ, और ये सब अंडे से पैदा होते हैं। इसके बाद आते हैं स्वेदज। स्वेदज क्या होते हैं भाई, स्वेदज क्या होते हैं, डंक से काटने वाले, डंक से काटने वाले डांस और मच्छर आदि, यूका यानी जू, मच्छिक, मच्छिक यानी मक्खियां, फिर क्या आता है मृत कुलम, मृत कुलम क्या है, खटमल, यत चा अत्यंत किंचित ईदृशम, और जो इस प्रकार के हैं, उस मणः, उष्मा अर्थात सीलन गर्मी से पैदा होने वाले, ये सब स्वेदज अर्थात पसीने या सीलन से पैदा होते हैं। यानी देखिए, जैसे सीलन नहीं होती है, जैसे खटमल आदि कैसे पैदा होते हैं, खटिया में खटमल आदि लग जाते हैं ना, वो कोई अलग से कोई अंडा थोड़ी वहां दे रहा है, वो कुछ विशेष प्रकार की वातावरण के कारण ये पैदा हो जाते हैं, गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं,
खटमल आदि भी इसी प्रकार से पैदा हो जाते हैं, मक्खियां भी इसी प्रकार से पैदा हो जाती हैं। यानी कुछ ऐसा वातावरण में ऐसा कंडीशन बनता है जिसके कारण ये जीव पैदा हो जाते हैं। इस सब में है परमात्मा का ही रोल। यानी कुल मिला के एक विशेष प्रकार की अवस्था में कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया के द्वारा ये जीव पैदा हो जाते हैं। इनको स्वेदज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेदज जीव बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो कुल मिला के संस्कृत के शब्दकोश के अनुसार इस श्लोक से ज्ञात होता है कि यहाँ स्वेद शब्द का अर्थ व्यापक है। प्राकृतिक पदार्थों में उत्पन्न सीलन या ताप युक्त सीलन, प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना, नवमेघकृत सेचन, ये सब स्वेद कहलाते हैं। यानी क्या बोला? प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना, नवमेघकृत सेचन, सीलन आदि ये सब क्या है? स्वेद कहलाते हैं। इन स्वेद रूपों में श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से लघु जीव उत्पन्न होते हैं, वे सब स्वेदज कहलाते हैं। यानी कुल मिला के जो विशेष पसीने से, सीलन से या अन्य प्रकार की सीलन आदि से जो पैदा होते हैं वो सब स्वेदज जीव कहलाते हैं। उसमें कौन कौन से हो गए? डंक मारने वाले, जू हो गई, मक्खी हो गई, खटमल हो गए, ये सब, और विशेष प्रकार के ताप और उष्मा से पैदा होने वाले, ये सब स्वेदज जीव कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे है उद्भिज और औषधियां। क्या आया? बीज और शाखा खंड से उत्पन्न होने वाले। फिर क्या आया? सर्वे स्थावरा, सब स्थावर जीव, वृक्ष आदि, उद्भिज, भूमि को फाड़ कर निकलते हैं। यानी जो वृक्ष आदि हैं भूमि से निकलते हैं। फल आने पर पक कर सूख जाने वाले और जिन पर बहुत फल फूल लगते हैं वे औषधि कहलाती है। फिर आगे आया वनस्पति तथा वृक्ष। ऊपर देखिए लिखा है, ये अपुष्पा फलवंता, जिन पर बिना फूल आए ही फल लगते हैं, वे वनस्पतियां स्मृतः, वनस्पतियां कहलाती हैं। जिन पर बिना फूल आए फल लग जाते हैं उनको वनस्पतियां बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे बड़, वट, पीपल, इनमें बिना फूल आए ही फल लग जाते हैं। जिन पर बिना फूल आए फल लग जाते हैं वे वनस्पति कहलाती है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वनस्पति के एक और लक्षण है, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आम की लकड़ी जो शुद्ध अगर आम की लकड़ी है और अगर उसको आप यज्ञ में जला दीजिए तो उसका कोयला ना के बराबर बनता है, सारा राख में तुरंत बदल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ऐसी ही लकड़ी का उपयोग यज्ञ में होता है जो पूरी वनस्पति होती है। ये आम आदि वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये विशेष प्रक्रिया ऋषियों ने करी। अतः जो भी लकड़ियां यज्ञ में यूज होती हैं वो वनस्पति होती हैं, वो कोयला नहीं छोड़ती। और जो लकड़ी कोयला नहीं छोड़ती वही लकड़ी उत्तम है यज्ञ करने के लिए। इसीलिए आम हो गया, अन्य प्रकार की वनस्पतियां आदि हो गई, इन्हीं को यज्ञ में उपयोग किया जाता है। ये थोड़ी एक अतिरिक्त बात हमने आप लोगों को बता दी कि यज्ञ में उन्हीं लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कोयला ना के बराबर छोड़े, उनको वनस्पति कहते हैं। तो आम की लकड़ी में ये विशेष गुण होता है, उसको आप जलाते हैं तो बहुत जल्दी राख में बदल जाती है। अब आगे आता है, आगे क्या आया? फूल लगकर फल लगने वाले, ये दोनों, यानी कुल मिला के सारे वृक्ष आदि ये भूमि से उत्पन्न होते हैं, बीज आदि से। अब देखिए मुख्य चीज क्या है, उस पर हम चलते हैं। इससे पहले कि इस पे चलें, हमने ये जाना था कि शुरू में कि जितने भी जीव हैं वो पैदा होते हैं, मनुष्य आदि, गौ आदि, ये झिल्ली से पैदा होते हैं। अब बात ये है कि गाय हो गई, मनुष्य हो गया, इस सृष्टि में तो पैदा हो सकते हैं क्योंकि एक स्त्री पुरुष ने आपस में जो है संबंध आदि वो होता है, जो भी प्रोसेस है बायोलॉजिकल वो हुआ। उसके बाद रज और वीर्य का मिलन हुआ, भ्रूण आदि बना, बच्चा पैदा हो गया। अंग्रेजी में बोले तो स्पर्म ओवा फ्यूज हुआ, आगे जाके पूरा जाइगोट आदि बना, वो प्रोसेस पूरा बायोलॉजिकल हो गया। अब ये तो अभी इस सृष्टि की बात है क्योंकि इस सृष्टि में हम लोग हैं। लेकिन जब अमैथुनी सृष्टि होती है, सृष्टि के आदि में तो कोई पैदा हुआ नहीं था। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सृष्टि के आदि में कोई पैदा नहीं हुआ था ना, बिल्कुल नई नई सृष्टि बनी थी। तो वहां कैसे पैदा हुए, तो कैसे पैदा हुए इसमें सोचने की बात है। तो वहां पर आया है कि ये तो मनुस्मृति में पूरा नहीं लिखा है, लेकिन और जो वेद आदि है और ब्राह्मण ग्रंथ हैं या और कुछ ग्रंथ आदि हैं, उनमें कुछ संकेत मिलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति भूमि पर होती है। तो वहां पर यह आया है, वेद का मंत्र है कि जैसे माता का गर्भ कोमल होता है, युवती जो होती है उसका गर्भ कोमल होता है,
उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में जो भूमि है वो कमल के समान कोमल रूपी भूमि होती है। और उसमें जब सारा, हमने आप लोगों को बताया था कि प्रकृति से महातत्व बना, महातत्व से अहंकार होते होते पंच तन्मात्राएं बनी। पंच तन्मात्राओं से क्या बनता है? वनस्पति आदि बन जाती है। वनस्पति आदि जब बन जाती है तो वनस्पति से क्या बनता है? हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें 7 तरीके की धातु बनती है। सप्त धातु इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। इसमें से सबसे मुख्य धातु क्या है? वीर्य है और रज है। ये जो धातु बनती है, ठीक है, वीर आदि जो धातुएं बनती हैं, इसी से संतान उत्पत्ति होती है। अब बात यह है कि सृष्टि के आदि में कोई स्त्री पुरुष थे नहीं, तो परमात्मा ने क्या किया कि जब सारी सृष्टि रच ली तो वनस्पति आदि जब बना दी तो उससे उसने उस वनस्पति से रज और वीर्य बनाया होगा, और उसको जब उसने मिलाकर एक कोशिका आदि बनाई भूमि के ऊपर, और जैसे माता के पेट में बच्चा होता है उसी तरीके से मनुष्य उस भूमि में रहता है और युवावस्था में बाहर आता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि 25 वर्ष की आयु में अर्थात युवावस्था में मनुष्य बाहर आते हैं। 25 वर्ष की अवस्था मतलब जितने भी जीवों की जो युवावस्था है वो सारे बाहर आते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे गऊ हो, चाहे सारे जीव हो। क्योंकि यदि वो छोटेपन में बाहर आता तो उसको पालता पोसता कौन? क्योंकि सृष्टि के आदि में कोई स्त्री पुरुष थे नहीं। और यदि वो बहुत बाद में पैदा होते तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एज हो जाती, आयु हो जाती। इसलिए वो युवावस्था में पैदा होते हैं। इसीलिए महाभारत में आया कि जो जीव सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं वो सब ब्राह्मण कोटि के होते हैं। ब्राह्मण कोटि का मतलब क्या है? सब बुद्धि के धनी होते हैं, यानी वो पैदा होते ही उनमें उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ पैदा होते हैं, इतने विद्वान होते हैं। इसीलिए आदि सृष्टि के लोगों को ब्राह्मण कोटि का बोला है वेद में। तो वो सब युवावस्था में भूमि के ऊपरी हिस्से पर पैदा होते हैं, भूमि पर पैदा होते हैं, और वहां से सृष्टि उत्पत्ति चल पड़ती है। तो जो वैदिक थ्योरी है सृष्टि उत्पत्ति के, इसके अनुसार परमात्मा सृष्टि आदि को रच देता है, वनस्पति आदि का निर्माण करता है, उससे रजवीर आदि बनता है, और फिर उससे भ्रूण या कोशिका आदि उसी भूमि पर बनती होगी। और जैसे माता के पेट में बच्चा होता है गर्भ रूप में, वैसे भूमि उस समय माता का काम करती है। इसीलिए हमारे यहाँ भूमि को माता बोला है, क्योंकि भूमि उस समय माता का काम करती है। जैसे गर्भ में बच्चा होता है वैसे भूमि में वो बालक पलता फलता है, ठीक है। जैसे पुष्प फलते हैं वैसे ही बालक जो है उसका भूमि के अंदर निर्माण होता है। जब वो युवा अवस्था में होता है तो भूमि से बाहर आता है। भूमि वहां पर कैसी होती है? आज की भूमि जैसी नहीं होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में भूमि को जो है कमल के समान बोला है, यानी वो भूमि बिल्कुल वैसी होगी जैसे तरल अवस्था में जीव पैदा होते हैं, वैसे कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो वैसी स्थिति में ढेर सारे स्त्री पुरुष पैदा होते हैं, सृष्टि उत्पत्ति चल पड़ती है। युवावस्था में भूमि से जो है मानव की उत्पत्ति होती है। ये वैदिक थ्योरी है। अब इसमें एक बात यह है कि एक थ्योरी और है जो आज हमको पढ़ाई जाती है, वो है एवोल्यूशन की, डार्विन की थ्योरी। डार्विन के अनुसार जो मानव है वो कैसे पैदा हुआ? बिना स्त्री के कहां से उत्पन्न हो गया? सृष्टि के आदि में स्त्री पुरुष थे ही नहीं। देखिए डार्विन की थ्योरी क्या है कि सबसे पहले एक कोई अमीबा नामक जीव पैदा होता है। अब वो कैसे पैदा होता है इसका कोई उत्तर नहीं है। उसका उत्तर बस इतना सा है कि बिना किसी चेतन के एक कोशिका जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा आदि, वो पैदा हो जाते हैं। अब बात यह है कि एक कोशिका को बनाने में कैसे बन सकती, क्योंकि कोशिका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अपने आप एक कोशिका बनना बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी ईश्वर का कोई रोल वो मानते नहीं है, तो एक कोशिका अपने आप बन जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो एक कोशिका बनती है उसी एक कोशिका से धीरे धीरे जलीय जीव बनते हैं। फिर जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे एवोल्यूशन में बचपन में, जलीय जीव बनते हैं, फिर स्थलीय बनते हैं, फिर आगे आगे पूरा प्रोसेस होता जाता है, सरीसृप बनते हैं, फिर उससे पक्षी आदि बनते हैं। होते होते फिर आदि मानव आते हैं आपके, वो सब शिकार करते हैं, मांस आदि खाते हैं, और धीरे धीरे वो सिविलाइज होते हैं। अपने आप वो भाषा सीख जाते हैं, अपने आप वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, अपने आप वो खेती करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस पूरा चलने लगता है और दुनिया चल पड़ती है। अब जरा इसमें आप दोनों थ्योरी को थोड़ा कंपेयर करके देखिए कि दोनों में ज्यादा लॉजिकल कौन से है, दोनों में कौन लॉजिकल है। यदि आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं तो कोई परमात्मा यदि है तो वो सारे जीवों को आदि सृष्टि में ही पैदा कर देगा।
ऐसा नहीं करेगा कि वो एक अमीबा रूपी एक कोष की जीव से स्तनधारी जीव बनाएगा, फिर उससे मनुष्य बनाएगा। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि यदि परमात्मा को सृष्टि करनी ही होगी तो सारे प्रकार के जीवों को आदि सृष्टि में ही पैदा कर देगा। वो ऐसा क्यों करेगा कि एक कोष की जीव से बहुकोष की जीव बनाएगा। दूसरा, यदि एक कोष की जीव अमीबा, जिसमें गुणसूत्र जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका शेप आदि, वो बन सकता है केमिकल रिएक्शन से अपने आप, क्योंकि जो अमीबा बना उसमें ईश्वर को तो मानते नहीं है जो एवोल्यूशन वाले हैं। उनके अनुसार कुछ विशेष प्रकार का केमिकल कंपोजिशन बना होगा कोशिकाओं का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कुछ विशेष प्रकार के फंडामेंटल एलिमेंट्स आपस में इकट्ठा हुए होंगे, कोशिका बन गई होगी, और उस कोशिका से जो है अपने आप एक जीव बन गया एक कोश की। हालांकि उसके पहले भी थोड़ा और प्रोसेस है, लेकिन उसको थोड़ा छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्या होता है थोड़ा समझते हैं। एवोल्यूशन में क्या होता है कि देखिए, एवोल्यूशन में ऐसा होता है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जीवों के रहने के अनुकूल वातावरण नहीं रहे, कुछ विशेष प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या कोई घटना घटी होगी इस धरती पे, तो जीवों के रहने लायक माहौल नहीं रहा। तो कुछ जीव क्या थे, वो माहौल के अनुसार ढल गए, और क्या हुआ धीरे धीरे वो माहौल के अनुसार जब ढले तो उनके जो डीएनए है उसमें एक विशेष परिवर्तन हो गया, उनके जीन्स में परिवर्तन हो गया, और वो इवॉल्व हो गए। इवॉल्व होने का मतलब क्या है, एक दूसरी स्पीसीज में बदल गए, ऐसा एवोल्यूशन वाले मानते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि पहले जलीय जीव थे, जलीय जीव स्थलीय जीव में बदल गए। अब सवाल ये उठता है कि जलीय जीवों को सांस लेने के लिए गिल्स चाहिए, और स्थलीय जीव को सांस लेने के लिए फेफड़े चाहिए। तो वो जलीय जीव स्थलीय जीव में बदले कैसे, क्योंकि एवोल्यूशन होने में लाखों साल का समय लगता है। यदि जलीय जीव में फेफड़े ने कैसे विकसित हुए, क्या वो जल में कैसे सरवाइव करे, ये शोध का विषय है, ठीक है। खैर, हमें उस एवोल्यूशन में नहीं जाना, बस इतना जानिए कि ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, यदि इसको थोड़ी देर के लिए सच मान भी लें, तो जब अमीबा जैसा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जीव अपने आप बन सकता है केमिकल रिएक्शन से, तो उससे जो कम कॉम्प्लेक्स जीव हैं, जैसे मनुष्य हो गया और भी अन्य जीव आदि हो गए, वो क्यों नहीं बने। उनमें तो कम गुणसूत्र हैं, वो भी बन जाने चाहिए थे आसानी से, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन अमीबा से इंसान बनता है, ये थोड़ा शोध का विषय है, क्योंकि ये एक थ्योरी मात्र है, इसका कोई प्रमाण तो मिला नहीं आज तक। अभी तक हमें एक भी ऐसा फॉसिल या एविडेंस नहीं मिला जिससे सिद्ध हो कि हमारे बीच की कड़ी थी। और दूसरा तर्क ये भी है कि यदि बंदर से होते होते होमोसेपियंस आदि बने, तो सवाल ये उठता है कि सारे जीव चले कहाँ गए, क्योंकि जो बंदर है, एप है, चिंपैंजी है, वो आज भी हैं, मनुष्य आज भी है। तो बीच की जो कड़ी थी मनुष्य और बंदर के, चाहे वो होमो इरेक्टस हो, चाहे वो निएंडरथल हो, चाहे वो दुनिया भर के जो भी हुए बीच के कॉमन एंसेस्टर, वो गए कहाँ। एक तो आज मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। अब वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण वो सब विलुप्त हो गए। तो सवाल ये उठता है कि यदि प्राकृतिक आपदा के कारण वो लोग विलुप्त हो गए, तो हम ये क्यों ना मान लें कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा, परमात्मा ने ही बनाया होगा आदि सृष्टि में सारे जीवों को अलग अलग। हम ये क्यों माने कि एक कोष के जीव से मनुष्य बना जाके, अमीबा आदि से, बंदर से होता हुआ। और यदि हम बंदर से होता हुआ मनुष्य मानेंगे, तो अपने सारे पूर्वजों को मांसाहारी सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आदि मानव जो थे वो शिकार करते थे, जंगली थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पर हमारे यहाँ क्या सिखाया गया, महाभारत में क्या आया है कि आदि सृष्टि में उत्पन्न जीव सब ब्राह्मण कोटि के थे। परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को। तो हमको ये गर्व होना चाहिए कि हम ऋषि पुत्र हैं, ना कि बंदर पुत्र हैं। क्योंकि बंदर पुत्र मानने से आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे सारे पूर्वज जो थे मांसाहारी थे, जंगली थे, गंवार थे, उनको कुछ आता जाता था नहीं। दूसरी सबसे चमत्कार की बात कि अपने आप वो भाषा भी सीख गए। सोचिए आप लोग, आज भी आप किसी भी जंगली प्रदेश में चले जाइए, आज भी सेंटिनल आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड जो है, वहां भी जंगली लोग रहते हैं। वहां भी आज आदमी जा नहीं सकता, कहा जाता है वहां मैन ईटर लोग रहते हैं, इंसान को मार के खा जाते हैं। तो आज भी ये जंगली लोग तो नहीं सिविलाइज हुए, इनको नहीं आया कंप्यूटर चलाना, इनको नहीं आया मोटरसाइकिल चलाना, इनको नहीं आया सिविलाइज होना। अपने आप क्यों नहीं सीख गए। तो जब आज अपने आप नहीं सीख गए, तो उस समय कैसे सीख गए। तो इसीलिए जो वैदिक थ्योरी है
वही उत्तम है, क्योंकि उनके पास इस सवाल का उत्तर नहीं है कि भाषा का विकास कैसे हुआ। दूसरा, इस सवाल का उत्तर नहीं है कि कैसे एक कोश की जीव से बहुकोश की जीव बना। जब अमीबा जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जीव अपने आप केमिकल रिएक्शन से बन सकता है, तो उससे जो कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जीव है, मनुष्य आदि और सारे, वो क्यों नहीं बन गए अपने आप केमिकल रिएक्शन से? वो भी रजवीर मिलता, उससे भी बन जाते। तो इससे इससे सही तो हमारी थ्योरी है कि आदि सृष्टि में परमात्मा ही सारे जीवों का शरीर बनाता है, अलग अलग तरीके से। पेड़ों का अलग तरीके से विकास होता है बीज से, अंडे वाले जीवों का अलग तरीके से विकास होता है जैसे अंडे से, और जो स्तनधारी जीव है उनका भूमि पर विकास होता है। ठीक है, जैसे भूमि तरल अवस्था में होगी, या ब्राह्मण ग्रंथों में आया कि भूमि उस समय कमल के समान होती है, यानी आज की भूमि की तरह नहीं होती। तो ये बात ज्यादा लॉजिकल है कि परमात्मा जो है वनस्पति से रजवीर बना दिया होगा, और उसको आपस में मिला के एक कोशिका आदि का निर्माण कर दिया, उससे जीवन चल पड़ा। ना कि ये मानना कि एक अमीबा से होके बंदर बना, और बंदर से सारे लोग मांसाहारी थे, फिर उससे शिकार करके जीवन यापन किए। दूसरा, हमारे लोगों में कार्य किया है कुछ लोगों ने, जैसे एक हमारे भाई हैं, वो संन्यास ले चुके हैं इस समय अज्ञात अवस्था में, इस समय बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। शायद सुनने में आता है, पता नहीं। एक भाई हमारे आर्यावर्त रीजनरेटर करके थे, ठीक है, उनका चैनल था ना, राज आर्य करके, आर्यावर्त रीजनरेटर। तो उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा कार्य किया है। उनका एक चैनल था आर्यावर्त रीजनरेटर करके, उसमें उन्होंने एवोल्यूशन की पोल खोली है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई नास्तिकों के खिलाफ। उसमें जो है बायोलॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सिद्ध किया है कि एवोल्यूशन नहीं हो सकता। देखिए, हम तो बायोलॉजी फील्ड के आदमी है नहीं, तो हम तो तर्क वितर्क ही दे सकते हैं आपको। बाकी आपको बिल्कुल गहराई में जाना है बायोलॉजिकल, तो आप उनका चैनल देख सकते हैं। उनका चैनल है आर्यावर्त रीजनरेटर, आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा, एक और चैनल है, वो है विज्ञान दर्शन भाई का, मोहित जी का। उनके चैनल पे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी आए हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है। तीसरा, एवोल्यूशन फ्रॉड क्यों है, इसको समझते हैं। इसके बारे में थोड़ा एक पुष्यमित्र भाई बताएंगे। ठीक है, पुष्यमित्र जरा बोलो, ये लूसी वाला जो फ्रॉड हुआ इस पर थोड़ा बोलो, ठीक है? हाँ बोलो। अभी लूसी पर इन्होंने, आपको जान के हैरानी होगी कि क्या हुआ कि बीच में लूसी नाम का एक जो है कंकाल मिला था, जो भी है, उसको उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि ये हमारा कॉमन इंसिस्टर है, यानी इंसान और बंदर के बीच की कड़ी मिल गई। लेकिन वो भी फ्रॉड निकला। कैसे निकला, पुष्यमित्र बोलो। बोलो, सो गए क्या? अरे क्या हुआ, नहीं जुड़ रहा है क्या नेटवर्क? हाँ ठीक है, वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए स्क्रीन हमें शेयर बोलते बंद हैं। कर दूं क्या? हाँ बंद कर दीजिए, आपको आवश्यकता नहीं। तो इसमें पुष्यमित्र, हेलो। अरे देखो, बात ये है कि जितने भी एनिमल से और इनसे ये सब जो मिलता है ना, इंसानों का डीएनए और जो भी कह लो, वो सब हम्म, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कारण होता है। क्योंकि कारण हेलो। शरीर सबका एक है, प्रकृति। चलो आलोक बोलो, फिर मैं बाद में बोलूंगा। हाँ बोलो। लूसी, लूसी का क्या मिला था तुम्हें, क्या तुमने अभी डाला था, वो जरा बताओ यहाँ पे सबको। देखिए, तब तक इसका नेटवर्क सही होता है, हम बता देते हैं। बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ था पिल्ट डाउन करके। उसमें क्या हुआ कि 53 साल तक म्यूजियम में एक जीवाश्म को रखा गया। उससे हमारा कॉमन इंसिस्टर बताया गया कि हमें ये बीच की कड़ी मिल गई है, इंसान और बंदर के बीच की। बाद में जब उसकी पोल खुली फॉर्जरी की, तो ये पाया गया कि जो इंसान था, मनुष्य के जबड़े में बंदर का जबड़ा फिट कर दिया था। मनुष्य के जबड़े में बंदर का जबड़ा फिट कर दिया था, और ये बताया था कि ये हमारा बीच का पूर्वज मिल गया, कॉमन एंसिस्टर, एवोल्यूशन को सही सिद्ध करने के लिए। दूसरा, उसको तो वैज्ञानिक नहीं मानते आदि, लेकिन वो भी हम मानते हैं। ओटा बेंगा नाम का एक जीव था। शुरू में जब एवोल्यूशन की खोज पुराई लोग चल रही थी, तो ओटा बेंगा नाम का एक जंगली जीव था, उसका जो जबड़ा था थोड़ा बाहर की ओर निकला था। उसको लाया गया और उसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया। उसको प्रताड़ना दी गई, और ब्रिटिश सर्कस में वहां रखा गया, और ये दिखाया गया कि हमारे बीच का पूर्वज है, डार्विन ने जो बताया था, बंदर और इंसान के बीच की कड़ी। बाद में उसने खुद ही आत्महत्या कर ली और मर गया।
तो इससे ये सिद्ध होता है इन दो केस से। दूसरा लूसी वाला भी फ्रॉड है, ये पुष्यमित्र ने एक पोस्ट डाला था, अगर वो बोलेगा तो पता कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि लूसी वाले में क्या है कि इसमें भी गड़बड़ हुआ है बहुत जगह पे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इतनी सारी फ्रॉड चीजें क्यों की जा रही, ताकि जबरदस्ती बंदर को हमारा पूर्वज सिद्ध किया जा सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि नास्तिकतावाद चलेगा यहाँ से। एक षड्यंत्र ये चलेगा कि यदि आप बंदर से सब कुछ मानेंगे, फिर आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव की वो जो भी उत्पत्ति से लेके पूरा जो सृष्टि चली, वो अफ्रीका, जो पहले तो सारे एक ही महाद्वीप थे, बाद में अफ्रीका आदि से चली। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि स्टार्टिंग ह्यूमन जो थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकले। हालांकि उस समय अफ्रीका नहीं था, लेकिन उस रीजन को बोला जाएगा बाद में। दूसरा, भारत जैसे देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तीसरा, आदि सृष्टि में मनुष्य थे नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति बड़ी मुश्किल से ज्यादा, पहले तो वो मानते थे 1000 साल है, अब कुछ प्राचीन मिलने लगे हैं तो उसको वो मानते नहीं है, हालांकि मानना चाहिए। तमिलनाडु के अथरीपक्कम में 17 लाख साल पुराना चावल की खेती का प्रमाण मिला है। तो क्या वो बंदर कर रहे थे या होमो इरेक्टस कर रहा था, शोध का विषय है। क्या उनमें इतनी बुद्धि थी कॉमन एंसेस्टर में कि वो चावल की खेती कर सकते थे, जबकि होमो सेपियन आते आते तक भी उनमें ये बुद्धि विकसित नहीं हुई थी पूरी तरीके से। तो ये इससे सिद्ध होता है कि बहुत सारा घपला है एवोल्यूशन में। और अधिक जानकारी के लिए आप, जो हमने आप लोगों को चैनल बताए दो, आर्यवर्त रिजनेटर और विज्ञान दर्शन, इस पर जाके आप देख सकते हैं। हमने ये बताया कि हमारा जो सृष्टि उत्पत्ति है वो क्यों सही है। क्यों सही है तो 2 मिनट में बता देते हैं। हमारा इसलिए सही है क्योंकि हमारी सृष्टि उत्पत्ति में पहला तो कर्ता है, उनके सृष्टि उत्पत्ति में कोई कर्ता नहीं है। बिना कर्ता के कोई क्रिया होती नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी ने इंग्लिश पढ़ी हो तो जान सकता है कि यदि सब्जेक्ट नहीं होता तो कहीं पर अलग अलग सेंटेंस बनते भी हैं, तो भी वो किसी ना किसी चीज को उठा के सब्जेक्ट में डाला जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क जो लगता है उससे भी सफिक्स लगा के हो सकता है, या प्रपोजिशन से, या कुछ भी ऑब्जेक्ट आदि से। बिना सब्जेक्ट के कोई भी क्रिया नहीं होती, ठीक है। बेसिक अगर किसी को इंग्लिश भी आती हो, ना भी आती तो कोई भी बात नहीं, फिर भी बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती, ये आप लोग जानते हैं। तो के आदि सृष्टि में अपने आप जो है जीवों के शरीर बन गए, अपने आप जो है सृष्टि उत्पत्ति चल पड़ी, अपने आप इंसान भाषा सीख गया, अपने आप पढ़ना लिखना सीख गया। आज भी छोटा बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो छोटा बड़ा भी इसको सिखाना पड़ता है। ये अपने आप संस्कृत जैसी भाषा सीख गए, अपने आप खेती सीख गए, अपने आप सिविलाइज हो गए। ये सब चीजें वैसा नहीं लग रहा है कि जैसे जादू, किसी जादूगर के हम शो में बैठे हैं, उसने जादू की छड़ी चलाई और अपने आप सब होता गया। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर आप ये मानेंगे कि आदि सृष्टि में परमात्मा ने ही सारे जीवों का निर्माण किया और उनको ज्ञान दिया तो ठीक है। हाँ, ऐसा ईश्वर नहीं मानेंगे जो मूर्खतापूर्ण बात करता हो, जैसे पुराणों में, कुरान में, बाइबल में आया है, वैसा ईश्वर कोई नहीं मानेगा कि किसी के नाक से सुअर निकल गया, वराह पैदा हो गया ब्रह्मा की नाक से। ये सब बकवास चीज कोई नहीं मानेगा, ठीक है। ना ये मानेगा कि एक आदमी जो है खनखनाते गारे से आदम आया और उसकी एक पसली से उसकी जोड़ीदार पैदा कर दी। देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। यदि एक पसली से औरत बनी होती तो जितनी भी स्त्री जाती है उनमें एक पसली होनी चाहिए थी, ऐसा होता है भाई? यहाँ कोई स्त्री है? सब लोग हैं, बहुत सारी हैं। तो क्या तुम लोगों में एक पसली है क्या? क्यों अभिलाषा, एक पसली है तुम्हारे अंदर? एक पसली है बस? नहीं है ना? अच्छा, अगर पुरुष से एक पसली निकाली गई तो एक पसली हमारे अंदर कम होनी चाहिए, ऐसा है? नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि कुरान को बनाने वाला व्यक्ति या तो दिन में सपने देख रहा था, या उसने लगा रखी थी, ठीक है। यही बात बाइबल में आई है। बाकी अन्य ग्रंथों की तो कोई कहनी ही क्या। पुराण आदि तो बिल्कुल ही गपोड़ है, उसमें तो भूल ही जाओ क्या हुआ। हाँ, वेद की थ्योरी लॉजिकल है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जीवों के शरीर में है। तो वो परमात्मा नियम से सृष्टि उत्पत्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नियम क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा जो हम कहने जा रहे हैं। नियम क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं।
नियम ये होता है कि एक घटना हर जगह फॉलो हो रही हो। जैसे उदाहरण के लिए एक नियम है कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा किसी चीज में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहला जो नियम है गति का कि बाहरी फोर्स एक लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज के क्रियान्वयन के लिए, ये नियम है, हर जगह है। उसी प्रकार से परमात्मा का एक नियम है। क्या नियम है? कि बिना रज और वीर्य के भ्रूण या कोशिका नहीं बनेगी। तो उसका तो बाद में पहले भ्रूण ही बन जाए। अच्छा, ये नियम हर जगह है। आदि सृष्टि में जीवों की माता पृथ्वी होती है, पिता सूर्य होता है, और वनस्पति से वीर्य का निर्माण परमात्मा करता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। क्या आया है? ये तस्माद वाला जो आता है कि अग्नि पृथ्वी, वो प्रकृति से लेके महातत्व से वनस्पति, वनस्पति से वीर्य, और वीर्य से पुरुषों का शरीर बनता है। ये स्वामी दयानंद जी भी लिखते हैं। यानी जब भी रजवीर मिलेगा तभी कोशिका बनेगी, भ्रूण बनेगा। ये आदि सृष्टि में परमात्मा करता है। अंतर ये है कि आदि सृष्टि में हमारे माता पिता होते नहीं है, क्योंकि कोई पैदा हुआ नहीं होता, तो उसको अमैथुनी सृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमैथुनी सृष्टि। अमैथुन क्या होता है? बिना संबंध के। तो उस समय संबंध कैसे होता है? तो हम समझाते हैं कैसे होता है। देखिए, डिस्कवरी चैनल देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी ने देखा हो तो डिस्कवरी चैनल में कई जगह ऐसा दिखाया गया कि कुछ विशेष प्रकार की मछलियां होती हैं। वो क्या करती हैं? जल के निचले हिस्से पर जाके वो क्या करता है, अपना जो एग है वो ले कर देती है मादा। जो पुरुष होता है, पुरुष मछली होती है, या जो नर जो मछली है, वो आती है और अपना वीर्य आदि का सेचन कर देती है, और दोनों जब मिलते हैं तो फिर उससे एक भ्रूण विकसित हो जाता है। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि मछलियों में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी बिना गर्भ के बाहर भी, बिना पेट के अंदर, बाहर गर्भ के बाहर भी आपस में मिलन हो सकता है, भ्रूण आदि का विकास हो सकता है। तो जब आज हो सकता है तो आदि सृष्टि में परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? आज भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम कर रहे हैं। आप लोग पेपरों में पढ़ते होंगे कि बहुत जल्द जो है रोबोट को कह रहे हैं, रोबोट से बच्चा पैदा हो जाएगा। हम बहुत जल्द जो है एक्सटर्नल वॉर्म बना लेंगे। आज आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे कि वैज्ञानिक लोग नकली जो है वॉर्म तक बना लिए, कोख तक बना लिए नकली किराए की, और उसमें क्या करेंगे, किसी दूसरे स्त्री पुरुष का वीर्य को लेंगे और फ्यूज कर देंगे, कोई जीव बना लेंगे। अभी एक भेड़ का भी, भेड़ को भी बनाया गया। अगर कोई आर्टिकल होगा तो हम शेयर कर देंगे। एक भेड़ को पैदा किया गया उसी प्रक्रिया के द्वारा। यानी एक विशेष प्रकार की टेस्ट ट्यूब बनाई गई, उसमें रज और वीर्य का मिलन किया गया कुछ विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, और उससे एक जीव पैदा हो गया। तो जब वैज्ञानिक एक्सटर्नल खोल बना सकता है, वॉम्ब बना सकता है, किराए का कोख बना सकता है नकली, और उससे बच्चा पैदा कर सकता है, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता है? इसीलिए आदि सृष्टि में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो बिल्कुल सही बात है, वो हमने आप लोगों को बता दिया। रही बात एवोल्यूशन का, तो थोड़ा उसका ड्रॉबैक बता दिया कि किस तरीके से जो है स्कल की फॉर्जरी हुई है, कैसे कैसे जबरदस्ती हमारा पूर्वज बनाया गया। तो देखिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात समझिए कि अगर कोई परमात्मा मानता है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि उसका ज्ञान भी है और देने वाले लोग भी चाहिए। वहां पर ना परमात्मा है ना उसका ज्ञान है, उल्टा लोग जंगली हैं, मांस खाते हैं, ऊपर से बिना पढ़े लिखे वो विकसित भी हो गए। इसको कोई मूर्ख ही मान सकता है, क्योंकि सत्य असत्य को परखने की 5 कसौटी बताई है महर्षि दयानंद जी ने, जिसमें से एक कसौटी ये बताई है कि 8 प्रमाणों से सत्य असत्य को जान सकते हैं। उसमें से 8 प्रमाण में मुख्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द है। तो अब कारण को देख के कार्य का अनुमान आदि ये लगता है, या कार्य को देख के कारण का। अब इसको थोड़ा घटाते हैं दोनों थ्योरी पे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको दोनों थ्योरी पे घटा के देखते हैं। देखिए, ना हम एवोल्यूशन हो रहा था तब थे, ये चैटिंग बाजी बंद करो, ये ना एवोल्यूशन हो रहा था तब हम थे। एक बार हम बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम सनातन धर्मी नहीं है, या आर्य समाज से, या सनातन वैदिक ऋषि से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि हम एवोल्यूशन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए निष्पक्ष होकर सोचते हैं, ठीक है, कि दोनों में से क्या कौन सही है। तो उसको सोचने का हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? प्रमाण है। तो 8 प्रमाण होते हैं,
लेकिन मुख्यतः 3 मेन है। ठीक है, तो चलिए प्रत्यक्ष तो हम जान नहीं सकते क्योंकि उस समय हम थे नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब एक प्रमाण है अनुमान। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। अब ये कैसे लागू होगा उसको समझते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण। तो शब्द कैसे जाना कि डार्विन की थ्योरी और जो वैदिक थ्योरी ये हमने पुस्तकों में पढ़ी, ना डार्विन के समय हम थे, ना हमारे बाप दादा थे, और ना ऋषियों के समय हम थे, ना हमारे बाप दादा थे। तो हमने पुस्तक में पढ़ा कि डार्विन की थ्योरी की अमीबा से मनुष्य बना, और हमने यही चीज जो है वैदिक ग्रंथों में पढ़ी, और हमने जाना कि कैसे आदि सृष्टि में मानव उत्पत्ति हुई। अब दोनों में लॉजिकल कौन सा है थोड़ा समझते हैं। तो कारण कार्य का नियम से समझते हैं। वर्तमान में जो घटना घट रही है उसके अनुसार हम अनुमान लगाएंगे उस समय का। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि जितने भी जीव पैदा होते हैं वो हमेशा रज और वीर के मिलने से होते हैं, ये सब जानते हैं। कोई ऐसा है जो बिना रज वीर के पैदा हो गया हो, या पेड़ से लटक के आ गया हो, या फल के रूप में टपक गया हो? ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, तो रज वीर मिलने से बच्चा पैदा होता है। अब वेद में आया है कि आदि सृष्टि में जो महर्षि दयानंद जी ने सृष्टि उत्पत्ति बताई है कि वहां रज वीर आदि वनस्पति बनती है, वनस्पति से वीर्य बनता है, उससे जीवों का शरीर बनता है। यानी जो हम आज फॉलो कर रहे हैं वही उस समय भी हुआ। आज भी हम भोजन करते हैं, उससे अन्न बनता है, अन्न से वीर्य बनता है, वीर्य से संतान उत्पत्ति होती है। उस समय भी यही हुआ। उस समय वनस्पति आदि से अन्न बना, अन्न से वीर्य बना, और परमात्मा ने उसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा फ्यूज करके एक कोशिका आदि बना दी होगी, उससे सृष्टि चल पड़ी। यही चीज तो एवोल्यूशन में भी हो रही है। जो अमीबा है वो आसमान से तो आया नहीं, वो भी किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही तो मिल के बना है। तो जब अमीबा जैसा कॉम्प्लेक्स जीव रासायनिक प्रक्रिया से बन सकता है, तो जो उससे कम कॉम्प्लेक्स हैं वो क्यों नहीं बन गए रासायनिक प्रक्रिया से? ये शोध का विषय है। दूसरा, ये तो कारण कार्य सिद्ध हो गया। दूसरा, आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा बच्चा है या आसपास कोई भी बच्चा है, उसको हम भेजते हैं स्कूल में, तो उसको सिखाना पड़ता है, छोटा बड़ा ABCD भी वो सीखता है। इससे ये पता चला कि ज्ञान बिना किसी के सिखाए नहीं आता। आज भी जंगली प्रदेशों में जो जीव रहते हैं वो नहीं सीखे, तो आदि सृष्टि में एवोल्यूशन में कैसे हो गए? तो ये जो प्रमाण है हमारे न्याय दर्शन के, इसके विरुद्ध जा रहा है एवोल्यूशन। जबकि वैदिक थ्योरी में अगर आए तो आज भी सिखाने वाला कौन है? टीचर है। उस समय परमात्मा था अध्यापक। योग दर्शन में कहा ना, परमात्मा गुरुओं का गुरु है। अतः ये दोनों बात वहां जम गई। तीसरा, हमारे जो कॉमन इंसिस्टर हैं सारे, एक का भी आज प्रमाण नहीं मिलता। चिंपैंजी आज भी है, मनुष्य आज भी है, बीच के कहां गए भगवान जाने। उनको जमीन खा गई कि सर निकल गया। इसीलिए जो प्रमाण है हमारे न्याय दर्शन के अनुसार, उस पर कारण और जो कार्य का नियम है उस पर एवोल्यूशन सटीक नहीं बैठता, और हमारी थ्योरी कारण कार्य के नियम पे सटीक बैठती है। आज भी पेड़ जो है बीज से पैदा होते हैं, जो वेद में आया कि उद्भिज। अंडे वाले जीव अपने तरीके से पैदा होते हैं, वेद में यही बात आई है, मनुस्मृति में भी यही बात आई है। जितने भी जीव हैं मनुष्य आदि, वो गर्भ से पैदा होते हैं झिल्ली रूप में, वहां पर वही बात आई। आदि सृष्टि में भूमि वो काम करती है जो यहाँ पर माता का गर्भ करता है। दूसरा, जितने भी मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया द्वारा पैदा होते हैं। खटमल आदि यानी सीलन से या विशेष प्रकार की जो नमी आदि से। यही बात मनुस्मृति में आई है, वेद में आई है। यानी जितनी चीजें आज हो रही हैं वो ऐसी की ऐसे उस समय से मिल रही हैं, पर एवोल्यूशन में एक भी चीज नहीं मिल रही है। आज कोई बंदर नहीं दिखता होमोसेपियन बनता हुआ, मनुष्य बनता हुआ दिखता है भाई? नहीं दिखता। कोई कॉमन एंसेस्टर आज हमारा दिखता है बीच का? नहीं दिखता। तो इससे सिद्ध होता है उल्टा बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो उस समय से हैं जब डायनासोर आदि थे, आज भी हैं वो, उनमें एवोल्यूशन नहीं हुआ, वो नहीं बदले। क्या उनको प्राकृतिक आपदा नहीं आई होगी कि वो बदल गए होंगे? इससे सिद्ध होता है कि एवोल्यूशन फ्रॉड है। दूसरा, 3-4 प्रकार की फॉर्जरी भी पकड़ी गई है। एक पिल्टडाउन, दूसरा लूसी का, तीसरा ओटा बेंगा। ये 3 प्रकार की फॉर्जरी जहां जबरदस्ती इंसान के कंकाल को बंद जो है हमारा कॉमन एंसेस्टर बनाया गया। इन सब तर्क प्रमाणों से सिद्ध होता है कि एवोल्यूशन फ्रॉड है, वैदिक थ्योरी ही श्रेष्ठ है। अधिक जानकारी के लिए एक भाई हैं जो समाधि ले चुके हैं, बद्रीनाथ धाम में है, उनका चैनल आर्यावर्त रीजनरेटर देखिए। और एक और हैं जो विज्ञान दर्शन जी हैं, मोहित भाई, उनका चैनल जो है विज्ञान दर्शन देखिए। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।